गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है ईजिंग बेल नॉर्म्स फॉर अंडर ट्रायल प्रिजनर्स। टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनियन होम मिनिस्टर ने कहा है कि अंडर ट्रायल प्रिजनर्स जिन्होंने लगभग 1/3 अपना मैक्सिमम प्रिस्क्राइब्ड सेंटेंस पूरा कर लिया है, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन डे से पहले जो है रिलीज़ करना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है कोई ऐसा अलग से इनिशिएटिव नहीं है। ये हमारा सेक्शन 479 जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का है, उसी के तहत एक प्रोविज़न है। तो सेक्शन 479 कहता है कि हम बेल नॉर्म्स को रिवाइज़ कर रहे हैं और प्रोलॉन्ग डिटेंशन हो रही है अगर अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की, खास करके अगर वो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स हैं, उनको उनके लिए जो बेल नॉर्म्स हैं उनको रिवाइज़ किया जा रहा है, ईज़ किया जा रहा है। तो अंडर ट्रायल्स जो नॉन कैपिटल ऑफेंसेस के लिए अगर अक्यूज्ड हैं और वो एलिजिबल फॉर बेल हैं, तो अगर उन्होंने मतलब वो अगर वो बेल के लिए एलिजिबल हैं अगर उन्होंने अपना हाफ ऑफ द मैक्सिमम सेंटेंस जो है उस ऑफेंस के लिए पूरा कर लिया है, और अगर वो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर हैं तो उनको जो है वो अगर उन्हें 1/3 अपना मैक्सिमम प्रिस्क्राइब सेंटेंस पूरा कर लिया है तो उनको बॉन्ड के बाद रिलीज़ कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो है रिलैक्स प्रोविजंस तब एप्लीकेबल नहीं है अगर मल्टीपल ऑफेंसेस जो है अक्यूज्ड है वो पर्सन, और उसकी जो है बाकी की क्राइम्स पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ठीक है, तो इस प्रोविज़न को सुप्रीम कोर्ट ने जो है कहा कि इसको रेट्रोस्पेक्टिवली लगाया जाएगा, ऐसा नहीं कि जब बीएनएसएस बना उसी टाइम के बाद से ये प्रोविजंस लगेंगे। ठीक है, तो इसमें इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जेल सुपरिटेंडेंट्स को कहा गया कि आइडेंटिफाई करो ऐसे एलिजिबल प्रिजनर्स। स्टेट गवर्नमेंट्स और यूटीज़ को कहा गया कि डिटेल्ड एफिडेविट सबमिट किए जाएँ 2 महीने के अंदर और इन एलिजिबल अंडर ट्रायल्स को, ताकि हम रिलीज़ कर सकें। 2024 में अक्टूबर तक सिर्फ 19 स्टेट्स और यूटीज़ ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के साथ कंप्लाई किया। कोर्ट ने अभी 19 नवंबर को कहा है कि खासकर विमेन की जो है, विमेन अंडर ट्रायल्स जो हैं, अगर वो बेल के लिए एलिजिबल है तो उनको प्रायोरिटाइज करके आइडेंटिफाई किया जाए। ओके, तो अगर हम एनसीआरबी की रिपोर्ट देखें प्रिजन स्टैटिस्टिक्स की, तो 75.8% जो प्रिजन इनमेट्स हैं वो अंडर ट्रायल्स हैं, जिसमें से 76% जो है वो विमेन कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। ओके, तो ये सिचुएशन बड़ी अ, एक पेक्यूलियर है, इसको एड्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है सोसाइटी के लिए। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, शुड पैकेज फूड कंटेंट बी लेबल्ड। टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक रिपोर्ट आई है एक्सेस टू न्यूट्रिशन इनिशिएटिव की, जिसमें हाईलाइट किया गया है कि कितनी ज़्यादा डिस्पैरिटीज़ हैं हेल्दीनेस की फूड और बीवरेज प्रोडक्ट्स की, जो कि लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ में बेचे जाते हैं एज़ कम्पेयर टू वही प्रोडक्ट्स जब वो हाई इनकम कंट्रीज़ में बेचे जाते हैं। तो इसके लिए जो है वो इम्पोर्टेंस दिखाई गई है कि लेबलिंग करने की पैकेज फूड को कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि कंज्यूमर जो है वो हेल्थियर चॉइसेस का चॉइस कर सके। तो अगर हम फाइंडिंग्स देखें इस रिपोर्ट की, तो इसमें 52,000 प्रोडक्ट्स को एनालाइज किया गया है मेजर ब्रांड्स के, और इनको 5 स्टार में से रेटिंग दी गई है। 3.5 से ऊपर अगर रेटिंग है तो वो हेल्दी मानी जा रही है। ओके, लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ में जो एवरेज स्कोर बन रहे हैं वो 1.8 है, और हाई इनकम कंट्रीज़ में जो एवरेज स्कोर बन रहे हैं वो 2.3 है। तो डिस्पैरिटी है न्यूट्रिशन की। लो इनकम कंट्रीज़ में अफोर्डेबल हेल्दी ऑप्शंस हैं ही नहीं, बहुत ही कम है। माइक्रो न्यूट्रिएंट की इन्फॉर्मेशन भी जो है वो बहुत कम बताई जाती है जो प्रोडक्ट्स हमारे कंट्रीज़ में बेचे जाते हैं। ठीक है, खासकर एग्जांपल से अगर हम देखें तो नेस्ले जो बेबी फूड इंडिया में बेचता है या अफ्रीकन मार्केट्स में बेचता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा शुगर लेवल होता है एज़ कम्पेयर टू यूरोपियन कंट्रीज़ में जो यही सेम प्रोडक्ट बेचे जाते हैं। ठीक है, तो इंडिया में जो है इसकी सिग्निफिकेंस ज़्यादा है, क्योंकि इंडिया में नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस फैल रही हैं, फिर अंडर न्यूट्रिशन और माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज़ हैं, और प्रोसेस्ड फूड्स जो कि शुगर और फैट में रिच हैं उनकी कंजम्पशन बढ़ रही है। 56% जो इंडिया का डिसीज़ बर्डन है वो अनहेल्थी डाइट्स को ही हम जो है वो लिंक कर रहे हैं। तो हाफ ऑफ इंडियंस जो है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हेल्थी डाइट को। हाउस होल्ड स्पेंडिंग भी जो है वो प्रोसेस्ड फूड्स पर इंक्रीज़ हो रही है। तो इसके लिए हमें एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो उसी के लिए कहा जा रहा है कि फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग करो, जैसे कि चिले और मेक्सिको जैसी कंट्रीज़ ने किया, और उन्होंने देखा कि जो कंजम्पशन थी शुगरी ब्रीवेजेस की वो कम होने लगी जब से उन्होंने फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग करनी शुरू की। तो इंडिया जो है वो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली रेजोल्यूशंस का भी पार्ट है, ताकि अपने चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट कर सके जंक फूड की मार्केटिंग से।
इंडिया ने पॉलिसीज़ भी निकाली हैं, नेशनल मल्टी सेक्टोरल एक्शन प्लान जैसी, लेकिन इसका जो है वो सक्सेस काफ़ी कम रहा है। तो रिपोर्ट कह रही है स्ट्रॉन्गर पॉलिसीज़ लेके आओ, क्लियर लेबलिंग करो शुगर, सॉल्ट और फैट कंटेंट की, कैंपेन करो ताकि एजुकेट किया जा सके कंज्यूमर्स को, इंसेंटिवाइज करो कंपनीज़ को कि वो न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट्स बेचें, ओके, और इन्फोर्समेंट को स्ट्रेंथन करो ताकि ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है वो फूड लेबलिंग की अडॉप्ट की जा सके, ओके। अब उसी के लिए कहा जा रहा है कि इंडियन न्यूट्रिशनल रेटिंग सिस्टम लाया जाए, जो कि हमने प्रपोज भी किया है ऑलरेडी, जिसके अंदर जो है ओवरऑल न्यूट्रिशनल प्रोफाइल जो है पैकेज फूड्स का देखकर उन्हें रेटिंग दी जाएगी 1/2 स्टार से लेकर 5 स्टार्स तक की। हाफ मतलब सबसे कम हेल्दी और 5 स्टार मतलब हेल्दीएस्ट। ज़्यादा से ज़्यादा स्टार जो है वो फूड प्रोडक्ट के लिए बेटर होंगे। तो सॉलिड फूड जिसका स्कोर अगर 25 से ज़्यादा होगा उसको 0.5 स्टार्स मिलेंगे, जिनका स्कोर लेस देन -11 होगा उनको 5 स्टार मिलेंगे। तो स्टार रेटिंग लोगों को प्रोडक्ट की जनरेट करने के लिए फूड बिजनेसेस को अपने न्यूट्रिशनल प्रोफाइल जो है FSSAI की पोर्टल पर डालने होंगे, जिसके बाद उन्हें रेटिंग मिलेगी, ठीक है। तो FSSAI जो है आपको पता है स्टेचुटरी बॉडी है और ये साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड्स ऑफ और आर्टिकल्स ऑफ फूड ले डाउन करती है। तो बेसिकली ये फूड सेफ्टी को भी फैसिलिटेट करती है और ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आती है, ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए ही इंपॉर्टेंट है। जो 55th एडिशन है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का, वो अभी ओपन हुआ है पणजी गोवा में। तो ये जो है 1952 से कंडक्ट किया जा रहा है। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फिल्म फेस्टिवल्स है ये एशिया का। हर साल किया जाता है इसे गोवा में। पहला एडिशन जो है वो मुंबई में हुआ था, लेकिन साल 2004 से इसका परमानेंट वेन्यू जो है वो गोवा है, ओके। अकेला ऐसा फिल्म फेस्टिवल है साउथ एशिया का जिसको अक्रेडिट किया गया है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म प्रोड्यूसर्स एंड एसोसिएशन द्वारा, ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एक्वाकल्चर। टॉपिक इकोनॉमी और इन्वायरमेंट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो यूएन की है, उन्होंने अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ और नॉलेज जो है वो ऑफ़र की है क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को से डील करने के लिए हमारी कंट्री के एक्वाकल्चर में। एक्वाकल्चर जो है बेसिकली प्रोपगेशन और हस्बेंड्री है एक्वाटिक प्लांट्स की, एनिमल्स की, अदर ऑर्गेनिजम्स की फॉर कमर्शियल, रिक्रिएशनल और साइंटिफिक पर्पसेस। तो ये बेसिकली हम कह सकते हैं एग्रीकल्चर का एक्वाटिक इक्विवेलेंट है। तो इसमें प्रोडक्शन की जाती है, सप्लाई की जाती है एक्वाकल्चर ऑपरेशंस की। दो तरह के मेन टाइप ऑफ एक्वाकल्चर्स हैं, एक तो मरीन और एक फ्रेश वाटर। तो लगभग 550 एक्वाटिक स्पीशीज़ जो है वो हमारे एक्वाकल्चर में फार्म की जाती हैं। चाइना जो है वो इसमें टॉप एग्रीकल्चर ग्लोबल एक्वाकल्चर प्रोडक्शन में हमारे आता है, ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स चिल्ड्रन 2024 रिपोर्ट। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड एक अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस फेस कर रहा है जिसमें कि हाफ ऑफ द चिल्ड्रन जो है वो हाई रिस्क ऑफ क्लाइमेट और इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स को फेस कर रहे हैं। तो ये जो है एनुअल फ्लैगशिप पब्लिकेशन है यूनिसेफ की, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट, जो कि 20 नवंबर को, जिस दिन हम वर्ल्ड चिल्ड्रन डे ऑब्जर्व करते हैं, उस दिन इसको रिलीज़ किया गया। और इसमें 3 मेगा ट्रेंड्स जो है वो एक्सप्लोर किए गए रिपोर्ट द्वारा। एक तो डेमोग्राफिक शिफ्ट्स, जो कि अभी से लेकर 2050 के बीच में हमने एनालाइज किए हैं। फिर क्लाइमेट और इन्वायरमेंटल क्राइसिस और फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज़। तो इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि बाय 2050 ग्लोबल चाइल्ड पॉपुलेशन जो है वो स्टेबलाइज हो जाएगी अराउंड 2.3 बिलियन। इंडिया, चाइना, नाइजीरिया और पाकिस्तान जो है वो लगभग 1/3 ऑफ वर्ल्ड की चाइल्ड पॉपुलेशन को बाय 2050 जो है वो काउंट करेंगे। इंडिया जो है वो लार्जेस्ट शेयर रखेगा 350 मिलियन का। और बाय 2050 रिपोर्ट ने कहा है कि चिल्ड्रन सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा ड्रामेटिकली इंक्रीज्ड एक्सपोजर को फेस करेंगे एक्सट्रीम क्लाइमेट और एनवायरमेंटल हैजर्ड्स का। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स क्रेडिट। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनीज़ को एक हेल्प दिया है, उनको अलाउ किया है कि वो सनवेट क्रेडिट जो है वो क्लेम कर सकते हैं जो उन्होंने इंस्टॉलेशन की है मोबाइल टावर्स की और पेरिफेरल्स की, जिसके लिए उन्होंने एक्साइज ड्यूटीज़ भी पे की हैं, ओके। तो सनवेट जो है वो हमारे जीएसटी से पहले एग्जिस्ट करता होता था और इवन वैट से भी पहले एग्जिस्ट करता था कि जब जो है मैन्युफैक्चरर्स क्रेडिट ले सकते थे एक्साइज ड्यूटी या एडिशनल ड्यूटी जो उन्होंने पे की होती थी किसी भी इनपुट सर्विसेज को प्रोक्योर करने में।
तो मैन्युफैक्चरर्स को ये क्रेडिट मिलता था टैक्स पेड ऑन रॉ मटेरियल्स पर। तो ये एक तरह से मॉडिफिकेशन था जो पहले मॉडवैट आता था उस पर। 2004 में गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किए सैनवैट क्रेडिट रूल्स ताकि इम्प्लीमेंट किया जा सके सैनवैट को अक्रॉस द कंट्री। तो इसमें जो क्रेडिट मिल जाता था उससे क्या होता था कि ओवरऑल टैक्स लाइबिलिटी जो है वो कम हो जाती थी, ऑफसेट हो जाते थे टैक्सेस, कंप्लायंस प्रमोट होती थी क्योंकि बिजनेसेस जो है वो क्रेडिट क्लेम कर पाते थे, और उससे बिजनेसेस को जो है वो इनकरेज किया जाता था कि वो कैपिटल गुड्स में इन्वेस्ट करें। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं भू नीर पोर्टल। ये टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति जो है उन्होंने न्यूली डेवलप्ड भू नीर पोर्टल को जो है वो लॉन्च किया है, जो कि एडवांस्ड पोर्टल है सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी की, ताकि ग्राउंड वाटर रेगुलेशन को इम्प्रूव किया जा सके अक्रॉस द कंट्री। ये पोर्टल सर्व करती है एज अ वन स्टॉप प्लेटफॉर्म ताकि मैनेज और रेगुलेट किया जा सके ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को। इसको डिज़ाइन किया गया है टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्स रिगार्डिंग लीगल फ्रेमवर्क। ओके, जो कि ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन को गवर्न करता है। ये पोर्टल एक अनदर स्टेप है टुवर्ड्स प्रमोटिंग ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। ये पोर्टल जो है वो लाइव हो चुकी है पब्लिक यूज़ के लिए, और जितने भी प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट्स हैं वो इस पोर्टल पर विजिट करके ग्राउंड वाटर विड्रॉल को से रिलेटेड जो क्वेरीज हैं, क्लैरिफिकेशंस हैं, एप्लीकेशन स्टेटस है, स्टेचुटरी चार्जेस हैं, उनको जो है वो एक तरह से एक्सेस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस। ये टॉपिक एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। यूएई ने जो है एम्बिशियस इनिशिएटिव अनवेल किया है ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस, जिसका ऑब्जेक्टिव है कि ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी रेट्स को 2030 तक डबल किया जाए, एनकरेज किया जाए स्ट्रेटजिक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स को। और यूएई प्लान कर रहा है कि इस अलायंस को वो लीड करे और अपनी एक्सपर्टाइज है जो एनर्जी एफिशिएंसी में वो शेयर करे। तो इसके सिग्निफिकेंस क्या अलायंस के, कि ये सपोर्ट करेगा रिडक्शन ऑफ कार्बन एमिशंस को, फोकस करेगा कंपाइलिंग और डिसैमिनेटिंग ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस को। इसमें जो है फाइनेंस ऑप्शंस भी डेवलप किए जाएंगे, टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस भी दिए जाएंगे। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एरो ट्रैक। ये टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली साइंटिस्ट जो हैं आईआईटी बॉम्बे के, उन्होंने वाटर पॉल्यूटेंट डिटेक्टिंग डिवाइस एरो ट्रैक जो है वो एक तरह से डेवलप किया है। तो ये एक्यूरेटली डिटेक्ट करता है हार्मफुल एरोमेटिक जेनोबायोटिक पॉल्यूटेंट्स जैसे कि फिनॉल या बेंजीन या ज़ैलिनॉल्स। तो ये प्रोटीन्स का यूज़ करता है जो कि बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं, जो बैक्टीरिया आपके हैवीली पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट्स में रहते हैं। तो उससे जो है आइडेंटिफाई कर पाते हैं मल्टीपल एरोमेटिक पॉल्यूटेंट्स को वाटर में। तो इसके अंदर लाइट एमिटिंग एलईडी फोटोस ट्रांजिस्टर का असेंबली का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि एक लाइट या फिर एक अप्रोप्रिएट वेवलेंथ की लाइट जो है वो सैंपल ऑफ वाटर के थ्रू पास करता है और डिटेक्ट करता है कितनी वो एब्जॉर्ब हो रही है। ओके, तो ये डिवाइस जो है वो रिलायबली वर्क कर सकता है वाटर टेम्परेचर अप टू 50 डिग्री सेल्सियस। ओके, लो कॉस्ट बैटरी ऑपरेटेड नेचर है इसका, पोर्टेबिलिटी जो है वो इसकी आसान है, तो इसलिए ये रूरल और लो इनकम सेटिंग्स में इसका इस्तेमाल आसानी से किया जा सकता है। ओके, so now let us see all these topics in English. So the first topic is easing bail norms for under trial prisoners. This topic is important for your governance and your social issues. So Union Home Minister has recently emphasized the need to release under trial prisoners who have spent more than one third of their maximum prescribed sentence for their accused crimes before the Constitution Day, which is coming up on 26th of November. So this is not something new. This directive is aligned with the newly introduced provisions of the Bharatiya Nagrik Suraksha Sahita, particularly the section 479 of BNSS. So section 479 revises bail norms to address the prolonged detention of under trial prisoners, especially the first time offenders. So under trials which are accused of non-capital offences, they are eligible for bail if they have served half of the maximum sentence for the offence, and in case if they are first time offenders, then they can be released on bond after serving one third of the maximum prescribed sentence. But remember that these provisions are not applicable in cases where there are multiple offences or if there are pending investigations for other crimes as well. Okay, so in August 2024, the Supreme Court ordered that Section 479
applies retrospectively and not just after the BNSS came into effect in July 2024. So, to implement this, jail superintendents were required to identify eligible prisoners. So, state governments and UTs were directed to submit the detailed affidavits within 2 months for on the eligible under trials and their release status. As of October 2024, only 19 out of the 36 states and UTs have complied with the court's order. And on November 19, recently, the court directed that that the priority should be given to identify the women under trials who are eligible for bail. Okay, so as per the NCRB prison statistics report, 75% of the prisoners are under trials, and out of them, 76% of them are women. Okay, so the next topic is, should packaged food content be labeled? This topic is important for your social issues. So, as per a report of Access to Nutrition Initiative, there are disparities in the healthiness of food and beverage products which are sold in low and middle income countries compared to that of high income countries, which brings attention to the importance of labeling food products to guide consumers towards healthier choices. So, this report has analyzed over 52,000 products from major brands, and these products were rated out of 5 stars, with scores above 3.5 considered healthy. None of the low middle income countries or high income countries scored this healthy level in terms of average scores. So there are disparities in nutrition. There are fewer healthy options available for low middle income countries. Micronutrient information was less frequently provided for products which are sold in LMICs. As for example, Nestle's baby food in India and the ones which are sold in African markets contained higher sugar levels as compared to the European versions. So India is having non-communicable diseases, undernutrition and micronutrient deficiencies, and there is also rising consumption of processed foods which are rich in sugar and fat. And even 56% of India's disease burden is linked to unhealthy diets. So we have this problem where half of the Indians cannot afford a healthy diet. Household spending is also increasing on these processed foods. So there is an importance of front of pack labeling of these food products. Countries like Chile and Mexico, they have successfully reduced consumption of sugary beverages after mandatory front of pack labeling. India is also part of the World Health Assembly resolutions, which are aimed to protect children from the junk food marketing. Even India has launched certain policies like the National Multi-Sectoral Action Plan, aimed to tackle NCDs, and but it has seen limited success. So this report is recommending stronger policies for clear labeling of sugar, salt, and fat content on packaging. It is asking for campaigns to educate consumers on interpreting nutritional labels. It also is offering to incentivize companies so as to offer nutritious products. It also asks the government for strengthening enforcement and adopting global best practices for food labeling. So India has already introduced this Indian nutritional rating system, which is under the notification as of now. So INR system basically rates the overall nutritional profile for packaged foods by assigning it a rating from half star to 5 stars, half being the least healthy and five being the healthiest. More stars indicate the food product is better positioned. As per the notification, solid food with a score of more than 25 will be given 0.5 stars, and those with a score of less than minus 11 will get 5 stars. Food businesses have to submit nutritional profiles of the products which are concerned on FSSAI's portal. So, FSSAI is a statutory body under the FSSA Act of 2006, and it aims to lay down science based standards for articles of food. So, Ministry of Health and Family Welfare is the concerned ministry of FSSAI. Okay. So the next topic is International Film Festival of India. This topic is important for your social issues. So 55th edition of the International Film Festival of India kick-started with a star-studded opening ceremony at Panaji, that is in Goa. So it was started in 1952, and it is one of the significant film festivals in Asia. It is held annually, and it is currently in the state of Goa.
Uh, First edition of this event was held in Mumbai, but since 2004, its permanent location has been moved to Goa. It is the only film festival in South Asia which is accredited by the International Federation of Film Producers and Associations. Okay, so the next topic is aquaculture. This topic is important for your economy and environment section. So, Food and Agriculture Organization of the UN has offered its technical expertise and knowledge to deal with the impact of climate change on countries' aquaculture and the fishing community engaged with it. So, aquaculture is the propagation and husbandry of aquatic plants, animals, and other organisms for commercial, recreational, and scientific purposes. So, it is an approximate aquatic equivalent to agriculture, which includes production of or supplying of other aquacultural operations. There are two main types of aquacultures known as marine and freshwater. More than 550 aquatic species are farmed in aquaculture. China is the top of the global aquaculture production. Okay, so other leaders also include Indonesia, India, and Vietnam. So the next topic is State of the World's Children Report 2024. So this topic is important for your social issues. So world is facing an unprecedented crisis with nearly half of all children facing a high risk of climate and environmental hazards. So State of the World's Children Report is an annual flagship publication of the UN UNICEF, and this was launched on 20th November, and which is celebrated globally as World Children Day. So this report explores three mega trends between now and 2050 with respect to children's lives. First is the demographic shifts. The second one is climate and environmental crisis, and the third one is frontier technologies. So this report is projecting that by 2050, the global child population will stabilize around 2.3 billion. India, China, and Nigeria and Pakistan are going to account for more than one third of the world's child population by 2050, and India is going to have the largest share at 350 million. By 2050, the report has cautioned the children, not only in India but also worldwide, to that they will face dramatically increased exposure to extreme climate and environmental hazards. So the next topic is Senvat credit. This topic is important for your economy section. Supreme Court has recently given a major fillip to telecom companies by allowing them to claim Senvat credit for the installation of mobile towers and peripherals for which they have paid excise duties. So Senvat allows a manufacturer to utilize the credit of excise duty or additional duty which they have paid for the procurement of input services. So Senvat under Senvat, manufacturers get credit for the tax that they have paid on raw materials, like you get a GST input credit. Okay, so this Senvat was introduced as a modification of the previously functioning modified value added tax, which was called the ModVat. But in 2004, the government established the Senvat credit rules to implement the Senvat across the country. So Sanvat reduced the overall tax liability of businesses by allowing them offsetting of taxes. It also promoted compliance as businesses would claim a credit only if the input supplier has paid the tax to the government. So availability of Sanvat credit also encouraged businesses to invest in capital goods. So the next topic is Bhuneer portal. This topic is important for your governance section. So recently, Honorable Minister of Jal Shakti has digitally launched the newly developed Bhuneer portal, which is an advanced portal developed by the Central Groundwater Authority for improved groundwater regulation across the country. So this portal will serve as a one-stop platform for managing and regulating groundwater resources. It is designed to provide comprehensive details regarding the legal framework which is governing groundwater extraction regulations at the state and national levels. This portal is another step towards promoting ease of doing business. This portal is now live for public use, and all project proponents can visit the portal for groundwater withdrawal related queries, clarifications, tracking application status, payment of statutory charges, etc. So the next topic is Global Energy Efficiency Alliance. This topic is important for your environment section. So UAE has unveiled an ambitious initiative to establish the Global Energy Efficiency Alliance, which aims to double the global energy efficiency rates by 2030. It also encourages strategic public-private partnerships
in energy efficiency initiatives. UAE is planning to lead this alliance by sharing its expertise in energy efficiency. This alliance is designed to support the reduction of carbon emissions and the sustainable use of natural resources through knowledge sharing. This alliance will focus on compiling and disseminating best practices with particular emphasis on assisting African nations. This support will extend to the developing finance. This support will extend to developing financing options and technological solutions, which are vital for the continent's progress in energy sustainability. Okay. So the next topic is track. This topic is important for your science and tech section. So recently, scientists at the IIT Bombay have developed a water pollutant detecting device, which is called AeroTrack. So it accurately tracks or it accurately detects harmful aromatic xenobiotic pollutants like phenol, benzene, or xylenols. So it uses proteins which are typically found in bacteria who are living in the heavily polluted environments to effectively identify multiple aromatic pollutants in water. So this AeroTrack contains a LED phototransistor assembly which shines the light of appropriate wavelength through the sample and detects how much is absorbed. Okay, this device also reliably worked in water temperatures up to 50 degrees Celsius and completed the tests in less than 30 minutes. Okay, so it is low cost, battery operated nature. Uh, Portability can be ideal for rural and low income settings, which often lack the resources and they have the difficulty in accessing expensive laboratory tests. Okay, so these were our topics for today. Please also download the weekly current affairs compilation from our Telegram group today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.